ने केवल एक ही मुद्दा रखा है, राम मंदिर, धारा 370 हटाना और मोदी की गारंटी। तीसरी बार मोदी, बाकी उन्होंने कोई स्थानीय मुद्दों को नहीं छुआ। कि ओम बिरला के विरोध में एकदम बहुत सारे लोग एकदम मुखर होकर सामने आए हैं और हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर चाय की पान की दुकान पर जहाँ भी चर्चा करो वहाँ बहुमत से ओम बिरला का विरोध करते हुए लोग नजर आते हैं। जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी भी वो एक तरह से भाजपा की ही बी टीम मान लो, यानी कि जो है इस बार भाजपा बनाम भाजपा ही यहाँ पर चुनाव हो रहा है एक तरह से। एबीपी लाइव पर एग्जिट पोल के तहत हर लोकसभा सीट की अपनी एक व्यवस्था दिखाई जा रही है। उसके तहत क्या कहाँ परिस्थितियां रही, कई वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने इस कवरेज को किया। हम कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी वो, क्योंकि यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आते हैं और बीजेपी के पूर्व विधायक रहे प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस में शामिल हुए, वो अब इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। और परिणाम जब आएगा तब ये बात सामने आएगी कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन जिन लोगों ने ग्राउंड पर जाकर के जो इसकी रिपोर्टिंग की है, जो लोग समझते हैं कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किन स्थितियों में चुनाव को लड़ा गया, क्या प्रमुख मुद्दे रहे, इन सभी बातों को हम सीधे तौर पर उन्हीं से करते हैं। आप बताएं कि किस तरह का ये चुनाव रहा इस बार जो लोकसभा चुनाव रहा। निसंदेह आपने सही बात कही है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र पहली बार देश के चुनिंदा हॉट क्षेत्रों में शामिल हुआ है। उसका एकमात्र कारण है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और लोग ओम बिरला का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जो भी चुनाव अब तक लड़े हैं कहीं हारे नहीं हैं। वो 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ा, तीनों बार जीते और अब तीसरी बार लोकसभा के लिए भाग्य आजमा रहे हैं। इस बार मुद्दे पिछले चुनावों की तुलना में कहीं अलग हटके थे और इस बार पहली बार उनके सामने एक ऐसा कैंडिडेट सामने आया जो कल तक विधानसभा चुनाव तक उनके साथ था। उनकी सिफारिश पर ही उसको प्रत्याशी बनाया गया था और वो लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गया और उसने निस्संदेह ओम बिरला जी को कड़ी चुनौती दी है। पहली बार हमें लगा कि इस चुनाव में संघ जो हमेशा बढ़ चढ़कर काम करता है वो इस चुनाव में हमें कहीं सक्रिय नज़र नहीं आया। उसके क्या कारण रहे, ये तो ऊपर से नीचे तक सब जगह ही निष्क्रिय रहा। उसका खामियाजा ये रहा कि प्रथम चरण और सेकंड चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा और इस चुनाव में पहली बार कोटा बूंदी में हमें देखने को मिला, आज तक कोटा बूंदी में कभी जातीय आधार पर मतदाताओं का बिखराव नज़र नहीं आया। लेकिन ये पहला चुनाव था जिसमें ये लगा कितने हज़ार मुसलमान, इतने लाख गुजर, इतने लाख मीणा, तो ये पहली बार कोटा बूंदी में देखने को मिला है। और ये मैं सोचता हूँ कि कोटा बूंदी के लोकतंत्र के हिसाब से ये उचित नहीं मानता हूँ। चुनाव परिणाम क्या होंगे ये सबको पता है, मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा कड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि बिरला जी की नैया पार लग जाएगी। कुछ प्रमुख मुद्दे भी रहे हैं, हम आपसे बात करना चाहेंगे। क्या प्रमुख मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा गया है? कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला जी ने केवल एक ही मुद्दा रखा है, राम मंदिर, धारा 370 हटाना और मोदी की गारंटी। तीसरी बार मोदी, बाकी उन्होंने कोई स्थानीय मुद्दों को नहीं छुआ। जबकि उनका प्रतिपक्षी जो नेता खड़े हुए हैं कांग्रेस से, प्रहलाद गुंजल, उन्होंने सीधा उन पे अन्य जो मुद्दों को लेकर के अटैक किया है और उनसे कहा है कि आप 10 साल की उपलब्धियां बताएं। वो ज़्यादातर उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर के ही अन्य जो मुद्दा उठाया और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उसका जवाब भी देते रहे और उसकी गलती या देरी के लिए वो पिछली राज्य सरकार को दोषी ठहराते रहे। जबकि जो वो व्यक्तिगत उन्होंने जो आरोप लगाए या व्यक्तिगत जो मुद्दे उठाए, ये चुनाव इस बार व्यक्तिगत मुद्दों का ही बन के रह गया। अगर बाय द वे ये व्यक्तिगत मुद्दों का चुनाव बन के रह गया तो ये इस बहुत ही मतलब फाइट वाला चुनाव है और ये काफ़ी सालों बाद कोटा में इस तरीके का चुनाव देखने को मिला है। क्योंकि अभी तक ये होता रहा है कि एक तरफा चुनाव होता था। कांग्रेस के पास जो प्रत्याशी होता था वो ऐसा होता था कि भाई अन्य जो
कोटा में कोई प्रचार करने नहीं आया या मतलब एक जाति विशेष का होकर के रह गया। लेकिन ये चुनाव से 1-1.5 महीने पहले ये पता नहीं था कि कांग्रेस से कौन प्रत्याशी आएगा। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से निकल करके प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आया और टिकट लिया और 20 दिन के अंदर अंदर जिस तरीके से माहौल चेंज हुआ, वो आज हर कोई आदमी मतदान के पहले हर आदमी कोटा में कह रहा था फाइट है। और यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानने लगे थे फाइट है। लेकिन जो बूथ मैनेजमेंट है वो बूथ मैनेजमेंट ओम बिरला का ज़बरदस्त है। और अगर ये जीत होगी तो उनके बूथ मैनेजमेंट की वजह से होगी, उनके व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से होगी। वरना जो जातिगत आंकड़े हैं वो जातिगत आंकड़ों के आधार पर जो प्रहलाद गुंजल जो ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत आधार पर देखा जाए या उनके व्यवहार को देखा जाए और इनके बूथ मैनेजमेंट को देखा जाए, और यदि अगर मोदी और जो राम मंदिर का मुद्दा चला तो जो ओम बिरला जी को जीतने से कोई नहीं रोक रहा। आपसे जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी घमासान मचा है, जो भाषा थी वो भी इस बार काफ़ी अभद्र होती चली गई और लगातार एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव ये मान के चलिए कि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर सोशल मीडिया या फिर हम जब किसी भी चौराहे पर या किसी ग्रुप में जाके खड़े होते हैं तो वहाँ जब देखते हैं तो वहाँ तो 70% लोग प्रहलाद गुंजल को ये चुनाव जिता रहे हैं। यानी कि माहौल में अगर हम बात करें तो माहौल के हिसाब से तो प्रहलाद गुंजल चुनाव जीत रहा है। लेकिन जब धरातल की अगर हम सोचते हैं और एक धरातल पर जाकर हम जब इसका विश्लेषण करते हैं तो हमें लगता है कि 20 ओम बिरला ही अभी है। माहौल में तो गुंजल को जिता रहे हैं एक तरफा, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर कई लोग जो साइलेंट हैं, क्योंकि माहौल बनना एक अलग चीज़ है। माहौल में तो जो आदमी सक्रिय होते हैं वो सब रहते हैं। अब ये पता नहीं इस बार कैसे ये पता नहीं चल पा रहा कि ओम बिरला के विरोध में एकदम बहुत सारे लोग एकदम मुखर होकर सामने आए हैं और हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर चाय की पान की दुकान पर जहाँ भी चर्चा करो वहाँ बहुमत से ओम बिरला का विरोध करते हुए लोग नज़र आते हैं। लेकिन वोट देने के लिए जब भी वोट दिए जाएंगे तो वहाँ पर तो वोट बिल्कुल घर की महिलाएं देंगी या और लोग देंगे, उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता। तो उन सब स्थितियों को देखते हुए कांग्रेस तो चुनाव लड़ रही है स्थानीय पे, वो तो सीधा सीधा ओम बिरला पर आक्रमण कर रही है। ओम बिरला इस बार चुनाव लड़ रहा है मोदी के नाम पर, तो वो जो भी वोट मांग रहे हैं मोदी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी भी वो एक तरह से भाजपा की ही बी टीम मान लो, यानी कि जो है इस बार भाजपा बनाम भाजपा ही यहाँ पर चुनाव हो रहा है। एक तरह से कांग्रेस में तो बीच में उत्साह आ गया कि एक भाजपा का कद्दावर नेता उनके बीच आ गया तो उनमें उत्साह का संचार हो गया और वो भी लग गए। जबकि हमेशा ये होता था कि हाड़ौती का जो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र है वो शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ पर बहुत गिने चुने बार ही कांग्रेस जीती है। यहाँ तो मतलब कांग्रेस के बूथ पर बैठने वाले आदमी नहीं मिलते थे, जो इस बार इतनी कांटे की टक्कर हो गई है। और इस कांटे की टक्कर में फिर भी संभावना यही है कि राष्ट्रवाद के नाम पर शायद बीजेपी ये सीट निकाल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो लगातार कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, महापौर हैं, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, इसका क्या कारण? महापौर का तो मूल कारण ये था कि उसको अपनी सीट बचानी थी, क्योंकि उसके पार्षद आए दिन टूट के बीजेपी में जा रहे थे और उसको लग रहा था कि उसकी पार्टी का अस्तित्व अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो उसने अपने खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली कि वो बीजेपी में चला गया। और आज स्थिति ये होगी कोटा में, नगर निगम में, दक्षिण में, कि नेता प्रतिपक्ष भी बीजेपी का है और महापौर भी बीजेपी का है। अब लिहाजा कौन क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि महापौर ने तो अपने सीट को सिक्योर कर लिया। और जहाँ तक मुद्दों की इसकी बात है तो कोटा शहर का सबसे बड़ा मुद्दा था हवाई सेवा। हवाई सेवा को लेकर पिछले 10 साल से हमारे सांसद महोदय वादा करते आ रहे हैं। इस बार कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डोलती रही और राज्य सरकार केंद्र पर डोलती रही। वो ऐसा करते करते पूरे 5 साल निकल गए। मोदी जी विधानसभा चुनाव में आए, एन वक्त पर ये घोषणा कर रहे थे कि राजस्थान में सरकार बनते ही सबसे पहला काम ये होगा कि कोटा के हवाई अड्डे का कार्य तत्काल चालू हो जाएगा। लेकिन वो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आ गए, उसका भूमि पूजन भी नहीं हो पाया। और प्रतिष्ठापूर्ण
चुनाव का अंदाज़ा इसलिए लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने इस बार जितने वरिष्ठ नेता थे राजस्थान के उन सबको कोटा बूंदी में लाके डाल दिया। मुख्यमंत्री 2 बार आए, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री कोटा के गांव-गांव में दौड़े, मंत्री दौड़े, इसके बावजूद भी वो गांव में वो माहौल नहीं बना पाए। लेकिन गांव का माहौल का मुकाबला शहरी माहौल दे देगा ऐसा लग रहा है हमें। तो कुल मिला के क्या लगता है कौन की आगे पीछे? कुल मिला के लगता तो ये है कि वो जो जीत पिछली बार 3.25 लाख की थी वो तो बीजेपी को नहीं रह पाएगी, लेकिन इस बार बीजेपी जीत जाएगी, बहुत ज़्यादा मार्जिन से आपको क्या लगता है? बीजेपी यही लगता है कि बहुत कांटे के मुकाबले में बहुत नज़दीक 1 लाख के अंदर अंदर बीजेपी जीत जाएगी। उसके पीछे रीज़न भी यही है कि लोग कई बार यूँ मान लो कि भला बुरा कहकर भी प्रत्याशी को भला बुरा कहकर भी बीजेपी को वोट देंगे। मेरा मानना है कि अगर जातिगत समीकरण चला तो प्रहलाद गुंजल जीत सकता है, नहीं तो ओम बिरला जीतेगा। कुल मिला के ये एग्जिट पोल के पहले के जो हमने आपको कुछ पत्रकारों से बातचीत कराई उससे लगता है कि भाई जो 19-20 का जो यहाँ पर मुकाबला है, प्रहलाद गुंजल भी जीत सकते हैं तो ओम बिरला भी जीत सकते हैं। तो ये जो चुनाव इस बार हुआ है ये जातिगत आधार पर भी हुआ है, तो मोदी के नाम पर भी हुआ है, तो कुछ स्थानीय मुद्दे भी इस पर हावी रहे हैं, तो कुछ नेशनल मुद्दे भी इस बार हावी रहे हैं। कुल मिलाकर के जो हॉट सीट है, जो सबसे प्रमुख सीट जो पूरे देश भर की मानी जा रही थी, जो फर्स्ट चरण में जो चुनाव हुए, उसके बाद कहा जा सकता है कि साफ तौर से कि जो ये चुनाव है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव है। और जो हार जीत का जो आंकड़ा है, जो हार जीत जो इस बार होने वाली है वो भी काफ़ी अंतर से कम से कम अंतर से होगी, जिस तरह का कि जो वरिष्ठ पत्रकार कोटा के हैं उन लोगों ने कहा है। और ये भी माना जा रहा है, आम पब्लिक की भी यही धारणा है कि जो इस बार का जो चुनाव है इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ है और भाजपा के गढ़ को कांग्रेस कभी भी धराशायी नहीं कर पाई। लेकिन इस बार इस गढ़ की कई इमारतें, कई जो पत्थर हैं वो इस बार कांग्रेस ने हिला दिए हैं। अब ये 4 तारीख को पता लगेगा कि किस तरह का ये आया है, जो परिणाम आने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, ये आने वाली 4 तारीख बताएगी। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।